हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं जीवों में जनन। जीवों में जनन के अंतर्गत हम अब अध्ययन करने वाले हैं मानव में जनन अध्याय 3 के अंतर्गत। जितने भी जीवधारी होते हैं उनमें अपने ही समान जीव को उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है, जिसे जनन कहा जाता है। मनुष्य जो होता है यह एक विकसित प्राणी होता है। इसमें प्रजनन की लैंगिक विधि पाई जाती है। इसमें प्रजनन की प्रक्रिया के लिए इनमें विशिष्ट प्रकार के प्रजनन अंग पाए जाते हैं, जिनके द्वारा इनमें युग्मकों का निर्माण होता है और अपने ही समान संतति को उत्पन्न करने की प्रक्रिया होती है। मनुष्य में अगर शरीर के लक्षणों के आधार पर, उनके कार्य के आधार पर, उनकी बनावट के आधार पर देखें तो इनमें मनुष्य जो होते हैं उनमें अंतर पाया जाता है और इस प्रकार से इनमें जो युग्मक का निर्माण होता है वह दो अलग अलग शरीर में होता है। शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया होती है वह नर प्रजनन अंग में होती है, जबकि अंडाणु बनने की प्रक्रिया जो होती है वह मादा प्रजनन अंग में होती है। शुक्राणु नर युग्मक कहलाएगा और अंडाणु मादा युग्मक कहलाता है। तो मनुष्य में जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है, चूंकि मनुष्य जो होते हैं वे सजीव प्रजक होते हैं, अतः ये एक विकसित शिशु को जन्म देते हैं। तो इनमें जो प्रजनन की विधि होती है उसमें निम्नलिखित चरण जो होते हैं वो शामिल होते हैं। पहली प्रक्रिया जो होती है वह होती है युग्मक जनन की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में युग्मकों का निर्माण होता है। नर जनन तंत्र में शुक्राणु का व मादा जनन तंत्र में अंडाणु का निर्माण होता है, युग्मक जनन की प्रक्रिया। उसके पश्चात में अन्य प्रक्रिया होती है जिसको कहा जाता है इंसेमिनेशन। इस प्रक्रिया में, इंसेमिनेशन की प्रक्रिया में जो शुक्राणु होते हैं उनको मादा के योनि में छोड़ा जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। तीसरी प्रक्रिया जो होती है वह होती है निषेचन की प्रक्रिया। इंसेमिनेशन प्रक्रिया होने के पश्चात में अंडाणु व शुक्राणु जो होते हैं उनका संलयन होता है और इनके संलयन से ये युग्मनज का निर्माण करते हैं। इसके बाद होता है एक प्रक्रिया जिसको कहा जाता है रोपण। इस प्रक्रिया में जो युग्मनज होता है इनका विकास होता है ब्लास्टोसिस्ट के रूप में। जब ये विभाजन करती है तो ब्लास्टोसिस्ट बनाती है और ये ब्लास्टोसिस्ट जो होता है यह गर्भाशय में अपने आप को स्थापित कर लेता है। उसके बाद अगली प्रक्रिया जो होती है वह होती है भ्रूणीय विकास। अब गर्भाशय में जो ब्लास्टोसिस्ट स्थापित हो चुका है वह धीरे धीरे विकास करता है और एक विकसित भ्रूण का निर्माण करता है। इसके पश्चात की चरण होता है वह कहलाता है प्रसव। इस प्रक्रिया में एक शिशु को गर्भाशय से बाहर निकाला जाता है। इस प्रकार से मनुष्य में जो लैंगिक चरण की प्रक्रिया होती है उसके निम्नलिखित चरण होते हैं। मनुष्य में प्रजनन की प्रक्रिया के लिए विशिष्ट अंग पाए जाते हैं। इनमें पाए जाने वाले विशिष्ट अंगों को इनके कार्यों के आधार पर दो समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक जो होता है, इनमें पाए जाने वाले अंग होते हैं उनको कहा जाता है प्राथमिक जननांग। ये प्राथमिक जननांग जो होते हैं वह मुख्य रूप से प्रजनन की प्रक्रिया के लिए युग्मक का निर्माण तथा जो हार्मोन होते हैं उनका निर्माण करते हैं। ये प्राथमिक जननांग जो होते हैं मनुष्य में जनक के नाम से जाने जाते हैं, जनक या गोनेड्स के नाम से जाने जाते हैं। ये जनक जो होते हैं वह मेल में कहलाते हैं वृषण और फीमेल में कहलाते हैं अंडाशय। वृषण जो होता है यह
शुक्राणु का निर्माण करता है और इनका निर्माण और इसके पहले की प्रक्रिया के लिए विभिन्न हार्मोनों का स्रावण करता है। अंडाशय के द्वारा अंडाणु का निर्माण किया जाता है और साथ ही साथ विभिन्न हार्मोनों का भी स्रावण किया जाता है। तो इस प्रकार कार्य की दृष्टि से ये अंग जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा, वे अंग होते हैं जो कि प्रजनन की प्रक्रिया में विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। इनको कहा जाता है द्वितीयक जननांग। द्वितीयक जननांग जो होते हैं वह मुख्य रूप से शुक्राणु अंडाणु को उनके स्थानों तक पहुंचाना, उनके पोषण और निषेचन की प्रक्रिया, एक शिशु के विकास की प्रक्रिया, इन सभी प्रक्रियाओं में सहायता प्रदान करने वाले अंग होते हैं। तो वृषण के साथ साथ इनमें पाए जाने वाली जो शुक्र वाहिका होती है, इनमें शुक्राशय जो पाए जाते हैं, नर प्रजनन अंग में ये इनमें शिश्न पाए जाते हैं। ये जो होते हैं इनके प्रमुख द्वितीयक जननांग होते हैं। ठीक उसी प्रकार से मादा में जो अंडवाहिनी पाई जाती है, ये इसके साथ साथ इनमें गर्भाशय होता है और इनमें साथ में पाए जाते हैं योनि। ये सारी संरचनाएं जो होती हैं वह द्वितीयक जननांग के रूप में जानी जाती हैं। मनुष्य में जो प्राथमिक जननांग होते हैं, जो जनक होते हैं, इनका जो विकास होता है वह पीयूष ग्रंथि के FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के द्वारा प्रेरित और नियंत्रित होते हैं। मनुष्य का जनन तंत्र कई भागों से मिलकर के बना हुआ होता है। इसमें उनके नर जनन तंत्र का जो भाग होता है वो निम्नलिखित होता है। इसमें जो सबसे पहला और मुख्य भाग जो होता है वह होता है एक जोड़ी वृषण या टेस्टिस। वृषण जो होता है यह नर जनन तंत्र का प्रमुख अंग होता है, जिसके द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण किया जाता है और यह एक थैली के समान संरचना के अंदर एक गोलाकार संरचना के रूप में स्थित रहता है। यह गोलाकार संरचना जो होता है वह वृषण या टेस्टिस कहलाता है और जिस थैलीनुमा संरचना में यह स्थित होता है वह कहलाता है वृषण कोश या स्क्रोटम। मनुष्य का जो वृषण होता है यह शरीर के बाहर पाया जाता है, क्योंकि इनमें जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है वह शरीर का जो सामान्य तापमान होता है उससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर ही निर्मित हो पाता है। इसीलिए वृषण जो होता है वह उदर गुहा के नीचे लटका हुआ होता है। एक वृषण जो होता है इसमें जितने भी शुक्राणुओं का निर्माण होता है उनका पोषण जो होता है वह किया जाता है। इसके ऊपर एक उभारनुमा संरचना पाई जाती है जो कहलाती है अधिवृषण या एपिडिडाइमिस। इनके द्वारा शुक्राणुओं का पोषण किया जाता है, संग्रहण किया जाता है। प्रत्येक वृषण के बाहर एक 6 मीटर लंबी कुंडलित नलिका जो होती है वह निकलती है। इस नलिका को कहा जाता है एपिडिडाइमिस या अधिवृषण। इसके अंदर शुक्राणुओं का संग्रहण व परिपक्वन की प्रक्रिया होती है। यही अधिवृषण जो होता है उसका अगला भाग जो होता है वह संकुचित होकर सक्रिय होकर के एक नली का निर्माण करता है जो कहलाता है शुक्र वाहिका। यह एक 30 सेंटीमीटर लंबी नली होती है जो शुक्राशय में जाकर के खुलती है और यह शुक्राणुओं को अधिवृषण से लेकर के शुक्राशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। मनुष्य में एक जोड़ी शुक्राशय पाया जाता है। जो शुक्र वाहिका जो होती है वो शुक्राणुओं को लेकर के यहीं पर आती है। एक शुक्राशय जो होते हैं इनमें कुछ विशेष प्रकार के द्रव निर्मित होते हैं जिनके द्वारा ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है और अधिकांश जो वीर्य का भाग होता है वह शुक्राशय द्वारा निर्मित पदार्थों का बना हुआ होता है। शुक्राशय जो होते हैं वो लगभग 4 सेंटीमीटर थैली के समान संरचना होती है जिनके द्वारा एक स्खलन नलिका का निर्माण किया जाता है। जो स्खलन नलिका जो होती है आगे प्रोस्टेट ग्रंथि से होते हुए मूत्र मार्ग में जाकर खुलती है। मनुष्य के नर प्रजनन अंग में 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसमें से एक है प्रोस्टेट ग्रंथि और एक जोड़ी होता है काउपर्स ग्रंथि।
ये दोनों ग्रंथियां जो होती हैं विशेष प्रकार के पदार्थों का निर्माण करती हैं, जिनके द्वारा एक शुक्राणुओं को पोषण प्रदान किया जाता है, विशेष प्रकार का गंध प्रदान किया जाता है, उनको तैरने के लिए तरल मीडियम प्रदान किया जाता है। और इसके साथ पाए जाते हैं एक शिश्न जो बाह्य अंग के रूप में होते हैं, पेनिस या शिश्न। शिश्न जो होती है एक मांसल संरचना के रूप में शरीर के बाहर लटकी हुई पाई जाती है। इसी अंग के द्वारा शुक्राणुओं को मादा प्रजनन अंग तक, उनके योनि तक पहुंचाया जाता है। इनके बीचों बीच में मूत्र नलिका पाई जाती है, जिसके द्वारा ही यह मूत्र नलिका जो होती है वो दोनों कार्य करती है, मूत्र का भी निष्कासन करती है और साथ ही साथ यह वीर्य का भी निष्कासन करती है। इनका ऊपर वाला भाग जो होता है वह होता है मूत्राशय। इस प्रकार यह मनुष्य के नर प्रजनन अंग का अनुदैर्ध्य काट है, सामने का भाग। मनुष्य में वृषण जो होता है यह प्रमुख नर प्रजनन अंग होता है, जिसके द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण किया जाता है। इनका वृषण जो होता है वह वृषण कोश के अंदर स्थित होता है, गोलाकार या अंडाकार संरचना के रूप में। आरंभ में यह वृषण जो होता है वह उदर गुहा में पाया जाता है, लेकिन जब परिवर्धन की प्रक्रिया होती है तब यह वक्षी नाल के माध्यम से वृषण कोश में आकर के स्थित हो जाता है। एक वृषण जो होता है वह लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबाई का होता है तथा 2 से 3 सेंटीमीटर की इसकी चौड़ाई होती है। एक वृषण जो होता है इसके चारों तरफ एक झिल्ली का आवरण पाया जाता है, जो कहलाता है पेरिटोनियम का आवरण। इस झिल्ली के भीतर संयोजी ऊतकों का बना हुआ एक और आवरण पाया जाता है, जो कहलाता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इस ट्यूनिका एल्बुजिनिया के कारण वृषण जो होता है उनके अंदर बहुत सारे कक्ष या पालियां बन जाती हैं। इनको कहा जाता है वृषण पाली। इन वृषण पालियों में एक एक पालियों में 2 से 3 नलिकाएं पाई जाती हैं और इन नलिकाओं को कहा जाता है शुक्रजनन नलिका। एक शुक्रजनन नलिका जो होती है इनके बीच बीच में रुधिर वाहिकाएं, तंत्रिकाएं और कुछ और ऊतक या कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। इनके मध्य में बीच बीच में पाए जाने वाली एक कोशिका जो होती है वह अंतराली कोशिका के नाम से जानी जाती है। तो यह है वृषण का लंब काट। और अगर इस वृषण के अनुप्रस्थ काट का अगर हम अध्ययन करें तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इनमें बहुत सारी गोलाकार नलिकाएं दिखाई देती हैं। इन नलिकाओं को कहा जाता है शुक्रजनन नलिका। और इनके बीच बीच में रिक्त स्थान होते हैं। उन रिक्त स्थानों में बहुत सारे रुधिर की वाहिकाएं, तंत्रिकाएं तथा कुछ कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। इन कोशिकाओं के समूह को अंतराली कोशिका या लेडिक्स सेल कहा जाता है। इस प्रकार से एक वृषण के अनुप्रस्थ काट में बहुत सारी शुक्रजनन नलिकाएं दिखाई देती है और इनके बीच बीच के रिक्त स्थानों में रुधिर की वाहिकाएं, तंत्रिकाएं तथा कुछ कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं, जिनको अंतराली कोशिका या लेडिक्स सेल कहा जाता है। यह लेडिक्स सेल या अंतराली कोशिकाएं जो होती हैं इनके द्वारा एक हार्मोन का निर्माण किया जाता है, जो होता है टेस्टोस्टेरोन। इस हार्मोन के द्वारा नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। इस वृषण के अनुप्रस्थ काट में गोलाकार जो संरचनाएं दिखाई दे रही है, जो शुक्रजनन नलिका जो दिखाई देती है, ये शुक्रजनन नलिका जो होती है इसका सबसे बाहर वाला स्तर जो होता है वह कहलाता है मेम्ब्रेना प्रोपिया। इसके भीतर एक और कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जो कहलाता है जनन उपकला। जनन उपकला की ही कोशिकाएं विभाजन करती है, अर्धसूत्री विभाजन करती है, जिसके कारण शुक्राणुओं का निर्माण होता है। प्रत्येक जनन उपकला कोशिकाएं जहां पर पाई जाती है वहां पर बीच बीच में कुछ फूली हुई कोशिकाएं भी उपस्थित होती है। इस प्रकार से
इन फूली हुई कोशिकाओं को कहा जाता है सर्टोली सेल्स। ये सर्टोली कोशिका जो होती है इनके द्वारा शुक्राणुओं को पोषण प्रदान किया जाता है। सर्टोली कोशिकाओं का पीछे वाला भाग जो होता है वो चौड़ा होता है, आधार भाग, और इसका शीर्ष भाग जो होता है वह नुकीला होता है। इसी शीर्ष वाले भाग पर ही बहुत सारे शुक्राणु जो होते हैं वो अवस्थित होते हैं। जनन उपकला की कोशिकाएं क्रमशः अर्धसूत्री विभाजन करती जाती है और बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण करती जाती हैं, और एक समय पश्चात कोशिकाएं परिपक्वन प्राप्त करने के पश्चात में ये शुक्राणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से एक वृषण जो होता है इसके अंदर जो शुक्रजनन नलिकाएं पाई जाती है, इन्हीं के द्वारा ही शुक्राणुओं का निर्माण किया जाता है।